एक बार की बात है, भेलपुर नामक गांव में भीखू नाम का एक व्यक्ति रहता था। एक दिन वह रास्ते से जा रहा था, तभी सामने से उसका दोस्त उसे आता हुआ दिखाई देता है। वह उसके सामने जाकर उसे रोक लेता है और उससे बोलता है, अरे 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 ओ चंपू मेरे दोस्त, इधर कहाँ पर जा रहे हो? यह सुनकर चंपू उससे कहता है, अरे यार भीखू, देखो परेशान मत करो, मैं सुबह से अपने घर पर भी नहीं गया हूँ। मेरे घर वाले मेरी राह देख रहे होंगे। अब जल्दी से मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे घर जाने दो। यह सुनकर भीखू अपने दोस्त से कहता है, अरे अरे मेरे दोस्त चंपू, मैं तुम्हारे घर के तरफ से ही आ रहा हूँ। तुम्हारे घर में आग लग गई है और तुम सुबह से कहाँ पर गायब थे? सारे घर वाले तुम्हारी राह देख रहे हैं, तो जल्दी से जाओ और देखो तुम्हारे घर में कोई बचा है या फिर नहीं। यह सुनकर भीखू का दोस्त काफ़ी घबरा जाता है और वह अपने घर की ओर दौड़ लगा लेता है। जिसके बाद भीखू अपने घर की तरफ चल देता है और चलते हुए रास्ते में ये सोचता है कि चलो आज की तो शरारत पूरी हुई, अब कल देखेंगे। जिसके बाद वह अपने घर जाता है, जहाँ पर उसकी पत्नी बीमार पड़ी रहती है। जैसे ही भीखू अपने घर के अंदर जाता है, वह अपनी बीमार पड़ी हुई बीवी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, अरे भगवान, तुम्हें क्या हो गया है? सुबह तो मैं तुम्हें अच्छी भली छोड़कर गया था, ये 3 से 4 घंटे के अंदर ही तुम्हें ऐसा क्या हो गया कि तुमने अचानक बिस्तर ही पकड़ लिया? लेकिन भीखू की पत्नी उसे कोई जवाब नहीं देती है और चुपचाप बिस्तर पर पड़ी रहती है। जिसके बाद भीखू अपनी पत्नी से कहता है, देखो मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। मुझे पता है तुम जब तक अच्छे से बीमार नहीं हो जाती तब तक बिस्तर नहीं पकड़ती, लेकिन तुम घबराओ मत, तुम आराम करती रहो। मैं तुम्हारे लिए पैसों का इंतज़ाम करके लाता हूँ, जिसके बाद मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आऊँगा और कुछ ही दिनों बाद तुम स्वस्थ हो जाओगी। भीखू अपनी पत्नी से यह बात कहकर घर से बाहर निकल जाता है। थोड़ी ही दूर पैदल चलने के बाद भीखू थोड़ा सा थक जाता है और वह आगे चलकर नीचे ज़मीन पर ही बैठ जाता है और अपने आप से बातें करने लगता है। मैंने अपनी पत्नी से बोल तो दिया कि मैं तुम्हारे लिए पैसों का इंतज़ाम करके लाता हूँ, लेकिन मेरे पास तो कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे मैं इतने पैसे जुटा सकूं कि अपनी पत्नी का इलाज करा सकूं। बस यह बात सोचते हुए भीखू झट से खड़ा होता है और आगे की ओर चल देता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बड़ा ही आलीशान घर दिखाई देता है, जो कि एक बड़े ही सेठ का होता है। वह घर के पास जाकर उस सेठ को आवाज़ लगाता है और उससे कहता है, महान दीनानाथ सेठ जी, ये गरीब भीखू आपका स्वागत करता है। अगर आप घर पर हैं तो एक बार मुझे अपने दर्शन दे दीजिए, मैं घर के बाहर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। भीखू की लालच से भरी हुई आवाज़ सुनकर दीनानाथ सेठ जी उसके पास आते हैं और भीखू से कहते हैं, अरे चालाक भीखू, इतने सालों बाद आज तुम्हें मेरी याद आई है? याद है तुम्हें, पिछले साल तुमने मुझसे 100 रुपये उधार लिए थे और उन्हें आज तक नहीं लौटाया। क्या तुम आज फिर मुझसे उधार मांगने के लिए आए हो? यह सुनकर भीखू सेठ जी से कहता है, हाँ हाँ सेठ जी, बात तो कुछ ऐसी ही है। मैं आपसे कुछ पैसे उधार मांगने के लिए आया हूँ, लेकिन इस बार आप मुझे जो कहेंगे मैं आपका वो काम करूँगा, उसके बाद ही आपसे पैसे लूँगा। भीखू की बातों को सुनकर दीनानाथ सेठ जी पहले तो कुछ देर तक ऐसे ही खामोश खड़े रहते हैं। जिसके बाद उन्हें विचार आता है कि उसके खेतों में जो समस्या हो रही है केवल भीखू ही उसका इलाज कर सकता है। जिसके बाद वे भीखू से कहते हैं, अच्छा ठीक है भीखू, मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करूँगा। यदि तुमने मेरा यह काम कर दिया
तो मैं तुम्हारे पिछले 100 रुपये भी माफ़ कर दूंगा और तुम्हें 500 रुपये इनाम के तौर पर दे दूंगा, जो कि मैं तुमसे कभी भी वापस नहीं लूँगा। यह सुनकर भीखू बड़ा खुश हो जाता है और वह सेठ जी से कहता है, सेठ जी मुझे बस जल्दी से काम बता दीजिए, मैं उसे करने के लिए बड़ा ही उत्साहित हो रहा हूँ। भीखू की काम करने की उत्सुकता को देखकर सेठ जी बड़े खुश हो जाते हैं, जिसके बाद में भीखू से कहते हैं, अच्छा ठीक है भीखू, मैं तुम्हारी उत्सुकता की कदर करता हूँ और तुम्हें वो काम भी बताता हूँ। इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि तुम कितने चालाक और होशियार हो, क्योंकि गांव के सभी लोग तुम्हें काफ़ी होशियार बताते हैं। यह बात कहकर दीनानाथ सेठ जी उससे कहते हैं, देखो भीखू बेटा, यहाँ से कुछ दूर चलने पर मेरे तुम्हें 3 खेत दिखाई देंगे और जहाँ तक भी तुम्हारी नज़र जाएगी वहीं तक ही मेरे खेत हैं, लेकिन वे तीनों अलग अलग जगह पर हैं, जिनकी हर साल फसल खराब हो जाती है। मैं जितनी भी मेहनत करता हूँ वो सारी की सारी हर साल बर्बाद हो जाती हैं। तो तुम्हें मेरे खेतों पर जाना होगा और ये देखना होगा कि मेरी फसलों को आखिरकार खराब कौन कर रहा है। यदि तुमने मेरी फसलों को खराब होने से बचा लिया तो मैं तुम्हें इनाम के तौर पर 500 रुपये दे दूंगा और तुम्हारे पिछले 100 रुपये भी माफ़ कर दूंगा। सेठ जी की बात सुनकर भीखू सेठ जी से कहता है, अच्छा है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं आपका ये काम जल्द ही पूरा कर दूंगा। भीखू की उत्सुकता को देखकर सेठ जी भीखू से कहते हैं, देखो भीखू बेटा, तुम्हें रोजाना मेरे पास आकर ये भी बताना होगा कि मेरी फसलों को आखिरकार ख़राब कौन कर रहा है। यदि मुझे लगा कि तुम सही बोल रहे हो और मेरी फसलों को आगे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तभी तुम्हें वे पैसे मिलेंगे, वरना तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा। सेठ जी की यह बात सुनकर भीखू सेठ जी से कहता है, ठीक है सेठ जी, मैं आपकी बात को याद रखूंगा और आपको रोजाना आकर ये भी बताऊंगा कि आपकी फसलों को आखिरकार खराब कौन कर रहा है। भीखू सेठ जी को यह बात कहकर आगे की ओर चल देता है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वह सेठ जी के पहले खेतों पर जाकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है और वह देखता है कि सारी की सारी फसल नीचे पड़ी हुई है। भीखू कुछ देर तक तो ऐसे ही खामोश खड़ा रहता है, जिसके कुछ ही देर बाद उसके पास एक भेड़िया आता है और भीखू से कहता है, लल्ला लल्ला लोरी, लल्ला लल्ला लोरी, पकड़ी गई चोरी। अरे तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तुम्हें नहीं पता ये खेत तुम्हारे नहीं है? तो यदि तुम्हें अपनी जान की थोड़ी सी भी परवाह है तो तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें यहीं पर ही मार दूंगा। यह बात सुनकर भीखू भेड़िए से कहता है, देखो भेड़िए भाई, सबसे पहले तो तुम सेठ जी की फसल को बर्बाद करना बंद कर दो। यदि तुम्हें मुझसे कुछ मदद चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। यह सुनकर भेड़िया भीखू से कहता है, देखो भाई, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि जाओ किसी की फसल को बर्बाद करके आओ, तो मुझे सेठ जी बूढ़े से दिखाई देते हैं, तो मैं हर साल उनकी ही फसल को बर्बाद करके चला आता हूँ। इससे मेरी जो पत्नी मुझसे कहती है वो भी मैं पूरा कर देता हूँ।
लेकिन यदि तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलोगे और मेरी पत्नी को जाकर बोल दोगे कि ये फसल अब मैंने ले ली है, तो शायद मेरी पत्नी मुझे फसल बर्बाद करने से रोक दे। यह बात सुनकर भीकू भेड़िए के साथ चल देता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे सामने भेड़िए की पत्नी खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसके बाद भीकू उसकी पत्नी से कहता है, देखो भेड़िए की पत्नी, मुझे सबसे पहले तो कुछ मत करना। मैं बस तुम्हारे लिए एक छोटा सा प्रस्ताव लेकर आया हूँ, और वो ये है कि सेठ जी के खेत अब मैंने खरीद लिए हैं, तो तुमसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अब से अपने पति को फसल को खराब करने के लिए मत कहना। और तुम्हारा भेड़िया पति भी मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त बन गया है, तो आपसे इतनी ही गुजारिश है, अब अपने पति को अपने दोस्त की फसल को बर्बाद करने के लिए मत कहना। भीकू की बातों को सुनकर भेड़िए की पत्नी अपने पति से कहती है, देखो पतिदेव, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने इससे दोस्ती की ही क्यों? पर अगर दोस्ती कर ही ली है तो अब बिल्कुल मेरी बात ध्यान से सुनना, और वो ये है कि इसके खेतों की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। अगर तुम वहाँ पर चले भी गए तो तुम्हारे ये दोनों पैर तोड़कर वहीं पर ही पहरे पर बिठा दूंगी। भेड़िए की पत्नी की बात सुनकर भीकू थोड़ा सा मुस्कुराता है, जिसके बाद वह वहाँ से चल देता है। थोड़ी ही देर चलने के बाद वह सेठ जी के पास आ जाता है और सेठ जी से कहता है, सेठ जी, आपकी जो फसल थी ना, वो एक भेड़िया खराब कर रहा था, लेकिन मैंने उसे अब समझा दिया है। अब से आपकी फसल को कोई भी बर्बाद नहीं करेगा, तो आप अच्छे से बुवाई और कटाई करना। यह बात सुनकर सेठ जी भीकू से कहते हैं, अरे वाह भीकू बेटा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब बस तुम्हें मेरे दूसरे खेत पर जाना है और समस्या का पता लगाना है, तो जाओ जल्दी से और देखो कि मेरे दूसरे खेत पर फसल क्यों बर्बाद हो रही है। सेठ जी की बातों को सुनकर भीकू सेठ जी के दूसरे खेतों की तरफ चल देता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद वह सेठ जी के दूसरे खेत पर चला जाता है, जहाँ पर वह एक पेड़ के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद भीकू के पास एक लोमड़ी आती है, जो कि भीकू से कहती है, ये दिल आशिकाना, ये खेत हो गया है बहुत पुराना, कर दूं क्या खराब इसको, फिर कहाँ से खाओगे खाना। यह सुनकर भीकू लोमड़ी से कहता है कि तुम सेठ जी की फसल को खराब क्यों कर रही हो? तुम्हें इस सब से क्या लाभ मिलता है? यदि तुम ऐसा करना बंद कर दोगी तो वे अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। यह सुनकर लोमड़ी भीकू से कहती है, आज से 2 साल पहले सेठ जी अपने खेत को बहा रहे थे, तभी खेतों के बीच में मेरे 2 बच्चे भी थे, तो खेतों को बहाते हुए वे वहीं पर ही मर गए थे। तो इस वजह से मैं उस सेठ से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हूँ और उसे समय समय पर बर्बाद करने की सोचती रहती हूँ। और मुझे समझ ये आता है कि हर साल यदि मैं उसकी फसल को ख़राब करती रहूँगी तो इससे मेरा बदला भी पूरा होता रहेगा। यह सुनकर भीकू उस लोमड़ी से कहता है, सेठ जी इतने पत्थर दिल नहीं हैं, उनसे वो सब अनजाने में हुआ होगा, क्योंकि जब हम किसी खेत को जोतते हैं तब हमें नीचे की चीज़ें दिखाई नहीं देती, तो इस वजह से यह दुर्घटना हो गई होगी। मुझे लगता है कि तुम अब समझ गई हो। यह सुनकर लोमड़ी भीकू से कहती है, अगर यह बात है तो ठीक है, आज से मैं सेठ जी की फसल को बर्बाद नहीं करूँगी। लोमड़ी को समझाने के बाद भीकू वहाँ से चल देता है
और थोड़ी ही देर चलने के बाद वह दोबारा फिर से सेठ जी के पास आ जाता है, जिसके बाद वह सेठ जी से कहता है, सेठ जी, मैंने आपके दूसरे खेतों को भी बचा लिया है और आपका दूसरा खेत एक लोमड़ी बर्बाद कर रही थी। मैंने उसे अच्छे से समझा दिया है। अब आपके दूसरे खेत को भी कोई भी खतरा नहीं है। यह सुनकर सेठ जी भीखू से कहते हैं, अरे वाह 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 भीखू मेरे बेटे, अगर तुम ऐसे ही काम करते रहे तो जल्द ही तुम्हें इनाम की धनराशि मिल जाएगी। बस अब आखिरी खेत बचा हुआ है, अब जल्दी से उसके पास भी चले जाओ और देखो कि वहाँ पर भी समस्या क्या आ रही है। सेठ जी की बात सुनकर भीखू सेठ जी के तीसरे खेतों की ओर चल देता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद वह सेठ जी के तीसरे खेत पर जाकर खड़ा हो जाता है। खेतों पर थोड़ा सा इंतजार करने के बाद वहां पर एक चूहा आता है, जो कि भीखू से कहता है, अरे 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 ओ आदि मानव जैसे बच्चे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? ये मेरा खेतों में गड्ढे करने का समय है, तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें इसी गड्ढे में बंद कर दूंगा। चूहे की बात सुनकर भीखू चूहे से कहता है, देखो देखो चूहे भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम सेठ जी के खेतों को बर्बाद क्यों करते हो? तुम्हें नहीं दिखाई देता क्या? जब तुम खेतों में गड्ढे कर देते हो, इससे पूरी फसल खराब हो जाती है और सेठ जी के पूरे साल की मेहनत ऐसे ही बर्बाद हो जाती है। यह सुनकर चूहा भीखू से कहता है, पिछले साल जब सेठ जी खेतों पर काम कर रहे थे, तो वहाँ से मेरी पत्नी गुजर रही थी। सेठ जी को देखकर वह गड्ढे में घुस गई, लेकिन सेठ जी का पैर उसी गड्ढे पर आ गया और मेरी पत्नी की आकस्मिक मृत्यु हो गई। यह देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। इस वजह से मैं सारे खेतों में गड्ढे कर देता हूँ और सेठ जी की सारी फसल को भी बर्बाद कर देता हूँ। चूहे की बातों को सुनकर भीखू चूहे से कहता है, सेठ जी बड़े दयालु हैं, वे ऐसा नहीं कर सकते। वे गरीबों की काफ़ी मदद करते हैं, उन्होंने मेरी भी मदद की थी, वो उनसे अनजाने में हो गया होगा। लेकिन यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि इसमें गलती सेठ जी की है, तो मैं उन्हें कहकर इस खेत का एक हिस्सा ऐसे ही छुड़वा दूंगा और तुम उसमें जितने चाहे उतने गड्ढे कर लेना और वहीं पर ही रहना। अब बताओ, तुम्हें अगर शर्त मंजूर है तो तुम यहाँ से उस खेत के कोने पर जाकर रह सकते हो। यह सुनकर चूहा भीखू से कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। यदि तुम सेठ जी से एक कोना छुड़वा देते हो जिसमें मैं गड्ढे बनाकर रह सकूं, तब मैं पूरे खेत को कुछ नहीं कहूँगा और आराम से उसी कोने में रहूँगा। चूहे को समझाकर भीखू वहाँ से चल देता है और थोड़ी ही दूर चलने के बाद वह तीसरी बार सेठ जी के पास आ जाता है और सेठ जी से कहता है, सेठ जी, आपकी तीसरी फसल जो है ना, वो एक चूहा बर्बाद कर रहा था। मैंने उसे समझा दिया है, लेकिन उसकी एक छोटी सी शर्त है। यदि तुम उस तीसरे खेत का एक छोटा सा कोना ऐसे ही बंजर छोड़ दोगे जिसमें वह गड्ढे बनाकर रह सके, तब वो आपकी पूरी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह सुनकर सेठ जी भीखू से कहते हैं, ठीक है भीखू बेटा, मुझे उस चूहे की शर्त मंजूर है और मैं खेत का एक हिस्सा छोड़कर उस खेत को जोत लिया करूँगा।
लेकिन अब शर्त के अनुसार मुझे तुम्हें 500 रुपये भी तो देने हैं। लेकिन मेरे बेटे, मैं तुम्हें 500 रुपये नहीं दूंगा, बल्कि तुम अपनी पत्नी को लेकर यहाँ पर आ जाओ और हम तीनों यहीं पर ही रहा करेंगे। मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार करूँगा और हम तीनों इसी तरीके से खेतों में काम करेंगे और अपना आगे का जीवन यापन इसी तरीके से करेंगे। यह सुनकर भीखू बड़ा खुश हो जाता है और वह अपने घर की ओर चल देता है। जैसे ही वह अपने घर में जाता है, अपनी बीवी को अपने सामने खड़ा हुआ पाता है और वह उसे लेकर सेठ जी के पास आ जाता है, जिसके बाद तीनों आराम से रहने लगते हैं और इस तरीके से भीखू को अपनी मेहनत का फल मिल जाता है।